जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोग सेल टॉपिक का पार्ट 2 लेकर पेश हुए। सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जीव विज्ञान को लेकर इंट्रोडक्शन को लेकर बात की थी। इसके बाद में हम लोगों ने सेल टॉपिक को शुरू किया था। आज की इस वीडियोस में उसी सेल को लेकर, कोशिका को लेकर पार्ट 2 के रूप में आपके सामने वीडियोस पेश हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। इस यूनिवर्स में जितने भी सजीव है उनके अंदर सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटी छोटी जानकारियां एग्जाम इंपॉर्टेंट बनती है। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, चतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका है। ये अंडे की बात करें, ये 200 किलो तक का अंडा होता है ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद में सबसे छोटी कोशिका, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो हो जाएगी माइकोप्लाज्मा कोशिका। कौन सी कोशिका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा इसका फुल नेम होता है, लेकिन आपको केवल इतना ही काफी है, माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद में सबसे लंबी कोशिका के रूप में, देखिए हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका है, वो सबसे लंबी है, क्योंकि हमारे प्रत्येक पार्ट के, शरीर के प्रत्येक पार्ट में तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र है ना। तो सबसे लंबी कोशिका के रूप में कौन सी हो जाएगी? न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका। इसके बाद में पादप में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइक्रोसिस कोशिका। कौन सी कोशिका? माइक्रोसिस, ये पादप में सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद में दोस्तों पादप में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो हो जाएगी एसिटाबुलेरिया कोशिका। कौन सी? एसिटाबुलेरिया पादप में सबसे बड़ी कोशिका रहेगी। इसके बाद में मानव की बात करें, केवल और केवल ह्यूमन की बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो इसके अंदर दो आंसर हो जाएंगे। मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म रहेंगे, और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका रहेंगे दोस्तों अंडाणु, ओवम, इसको कहेंगे हम अंडाणु। तो ये दोस्तों छोटी छोटी जानकारियां, लेकिन एग्जाम इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों। अपनी नोट्स कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत को। देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, इनके समर्थन, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसकी खोज की गई, इसको बनाया गया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। इसके बाद में इसका समर्थन, यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया, जो भी कोशिका सिद्धांत को अभी हम पढ़ेंगे, जितनी भी बातें इस कोशिका सिद्धांत में आएगी उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका सिद्धांत दिया किसने? स्लाइडन और स्वान ने। और इसके बाद में इस कोशिका सिद्धांत को पढ़ा, उसकी लैंग्वेज को पढ़ा और उसका समर्थन किया कि वास्तव में कोशिका के बारे में जितनी भी थ्योरी दे रखी है वो बिल्कुल सही है। यानी कि समर्थन करता कौन था? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा एक कथन कहा गया, इस कोशिका सिद्धांत को पढ़ा गया, तब इसने कथन को कहा, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिका नई कोशिका से बनती है। दोस्तों ये लैटिन भाषा के अंदर लिखा गया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि कोई भी अगर नई कोशिका बनी है तो वो पुरानी कोशिका से ही जनरेट हुई है, बनी है। तो इसका अर्थ हो गया, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला शब्द किसके द्वारा या फिर कथन किसका है, तो हो जाएगा रुडोल्फ विर्चोव का। इसका अर्थ क्या है? नई कोशिका पुरानी कोशिका के द्वारा बनती है। इसके बाद में इसका प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इस सिद्धांत को पढ़ते हैं कि आखिरकार ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और कोशिका, जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बना होता है। ये कौन कहता है? ये कोशिका सिद्धांत कहता है। कोशिका सिद्धांत की निम्न में से कौन सी बात खोटी है, असत्य है? तो देखना, ये ध्यान रखें कि जीवों का शरीर तो संरचनात्मक, जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचना का मतलब हुआ जीवों के शरीर की रचना करेगी कौन? कोशिका, और क्रिया भी करवाएगी, पाचन करना, श्वसन करना या फिर अन्य
उत्सर्जन वगैरह जितने भी सिस्टम है ये कोशिकाओं की क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न हो सकते हैं। तो देखिए, तो हमारी तो क्या होगी, संरचना होगी और क्रिया भी होगी। कौन करवाएगा, कोशिका करवाएगी। तो कोशिका सिद्धांत बन गया, कोशिका की थ्योरी बन गई। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये बात तो क्लियर है। इसके बाद में जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं के उत्पाद जितने भी हैं। इसके बाद में कोशिकाओं में आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आनुवंशिक गुण का मतलब हुआ आरएनए, डीएनए और जीन्स, जीनों की सहायता से वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो वही बातें हैं कि जो डीएनए, आरएनए, जीन्स होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, वंशागति, है ना। तो आनुवंशिक गुण होते हैं, हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं, वो किसमें निहित होते हैं, कोशिका के अंदर निहित होते हैं। कोशिका बिल्कुल छोटी होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। उन सभी कोशिकांगों को पढ़ेंगे, राइबोसोम, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद में अगला है, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं के टूटने से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो पॉइंट बन गया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से बनती है। इसके बाद में दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका तो है लेकिन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, तो वो हो जाएंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। यानी कि जितने भी हमने ये 4 पॉइंट पढ़े, इनका अगर कोई कोशिका पालन नहीं करती है तो वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो जाएगा। तो इन बातों का पालन करना कोशिका के लिए जरूरी है कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है और कोशिका के अंदर ही आनुवंशिक गुण डीएनए और आरएनए निहित होते हैं। कोशिका के द्वारा जीवों का शरीर बना होता है, कोशिका के द्वारा और कोशिका के उत्पाद से जीवों का शरीर है वो बना होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद में अपवाद को हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? देखिए, ये 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 4 ऑप्शंस में से कोई ना कोई तो आपके लिए इनमें से परोसा जाएगा जो कि आपका असत्य कथन होगा या फिर उसी का आंसर होगा कोशिका सिद्धांत का अपवाद के रूप में। देखिए, विषाणु हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रियांश हो गया और आरएनए हो गया। ये दोस्तों किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, ये भी जानकारी हम देंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम कोशिका सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। कोशिका सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है इस जीव विज्ञान का, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी इसकी खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई। ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी के रूप में माना जाता है। कौन? विषाणु, वायरस। विषाणु है, अगर सजीव में प्रवेश कर गया, अगर विषाणु बिल्कुल छोटा सा कोरोना वायरस है ना, ये कोरोना वायरस किसी जीव के अंदर प्रवेश कर गया तो जीव को बीमार कर देगा। वो कोरोना वायरस सजीव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। अगर कोरोना वायरस बाहर कहीं पर चिपका हुआ है तो वो मृत के रूप में होगा। यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में हम वायरस को जानते हैं। ये बहुत सारी जानकारियां जो हम आने वाली क्लासों के रूप में लेंगे, लेकिन अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा आगे बढ़े। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कोशिका के घटकों की ओर। कोशिका के घटक, इसका मतलब हुआ कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर जो भाग पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति एक कोशिका का क्या है? भाग है। कोशिका की भित्ति है जो उसकी सुरक्षा करती है ना, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका का एक घटक है। इसी प्रकार से प्रोटोप्लास्ट भी घटक है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट किसको हम कहेंगे? तो हम कहेंगे कोशिका की झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। उसे और जीव द्रव्य से मिलकर प्रोटोप्लास्ट, यानी कि कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य मिलकर प्रोटोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। देखिए, हम जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य किसको बोलेंगे? तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर
जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। जीव कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जो पानी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, और उस पानी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, तो वे सभी मिलकर ये जो कोशिकांग है और कोशिका द्रव्य है, और साथ ही साथ में उसमें केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लियस होता है ना, तो केंद्रक, ये सब मैटर मिलकर, यानी कि कोशिका के अंदर वाला मैटर मिलकर, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और कोशिकांग है, तो ये सब मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करेंगे। यानी दोस्तों ये सारणी अपने मुख जबान होनी चाहिए, वरना एग्जाम में यहीं से प्रश्न, सारणी में से ही प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, प्रोटोप्लास्ट किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य, इन दोनों को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, या फिर प्रोटोप्लास्ट के दो भाग है, जीव द्रव्य के दो भाग रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये एग्जाम इंपोर्टेंट सारणी बनती है, कोशिका के घटकों के रूप में सवाल कंपोनेंट्स ऑफ सेल के रूप में बन सकता है। देखिए अब हम दोस्तों बात करते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहली टॉपिक शुरू कर लेते हैं, कोशिका के घटकों को पढ़ेंगे, कोशिका के घटक में कोशिका भित्ति को पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से इन सभी को कोशिकांग तक जाएंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन कैसे होता है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कोशिका की। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति यानी दोस्तों सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाने वाला कठोर आवरण जो कि सेलुलोज का बना होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए किस में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और किस में कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं, उपस्थित और अनुपस्थित कौन, कोशिका भित्ति। देखिए शैवाल, पादप, बैक्टीरिया और कवक। शैवाल, पादप, बैक्टीरिया और कवक के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। शैवाल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। शैवाल में ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है शैवाल में, कौन, कोशिका भित्ति। और पादप में सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, कवक में काइटिन या फिर ग्लूकोसेमिन से बनी होती है, काइटिन या फिर ग्लूकोसेमिन से। ज्यादातर तो ये रहेगा काइटिन, कवक में काइटिन की कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की, और पादप में सेलुलोज की, और इसके बाद में शैवाल में ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुपस्थिति। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है जंतु कोशिका, यानी कि हमारी कोशिका जो सजीव है। जंतु कोशिका की बात करें तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप लोग दोस्तों इसको याद रखने के लिए मान सकते हैं कि पादप जो होता है, मान लीजिए कि ये पादप है, ठीक है, मान लीजिए पादप है, पादप के अंदर जो छाल होती है, तो पादप में तो क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति उपस्थित, और हमारे छाल नहीं होती, चमड़ी होती है, तो हमारे अंदर क्या होती है, अनुपस्थित। जंतुओं में तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित और पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित। बिल्कुल दोस्तों सिंपल सी बात थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कौन सा कथन सही और गलत के रूप में ये कंफ्यूज कर लेता है। देखिए जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, और माइकोप्लाज्मा जो यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसमें कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, इस कोशिका भित्ति को और डिटेल से जानते हैं कि आखिरकार ये होती क्या है, किससे मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, अभी बात की। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण के रूप में, कोशिकाओं का, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण के रूप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं के साथ में, अभी हमने बात की थी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के बारे में। इसके बाद में सेलुलोज से निर्मित होती है, इसके संगठन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस कोशिका भित्ति का संगठन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए
कोशिका भित्ति के अगर हम कार्यों की बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा स्थिरता प्रदान करना। कोशिका भित्ति का पहला कार्य है सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना, और दूसरा है निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना। पादप की कोशिकाओं को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका भित्ति का नहीं है? इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। सेलुलोज से निर्मित होती है। इसके बाद में दोस्तों इसके अगर हम संगठन की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, यानी कि कुल मिलाकर सभी पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, इन सभी से मिलकर इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन इसमें मुख्य तो क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसमें अधिकांशतः सेलुलोज होता है। दोस्तों आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।